गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को साफ? सभी को साफ आ रही है मेरी आवाज़? वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी। बच्चों आपका स्वागत है अन अकेडमी पर सभी का। बहुत बढ़िया। हेलो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं शुरू से। सूर्यांश, हेलो सूर्यांश, कैसे हो सूर्यांश? बढ़िया। चलो सूर्यांश स्टार्ट करते हैं अभी, है ना? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो बच्चों जिस जिस बच्चे ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा उस बच्चे का सॉलिड स्टेट शुरू से लेके एंड तक इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फुल रिवीजन हो जाएगा बच्चों। एनसीईआरटी के हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज के। तो जुड़ जाओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो बच्चों, है ना? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस क्या मिलेगा बच्चों? आपको टॉप एजुकेटर मिलेंगे, है ना? क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी। अब की बार बच्चों अनअकैडमी के साथ, है ना? अब की बार अनअकैडमी के साथ बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शेयर करो बाकी के बच्चों को, जिससे उनके उन बच्चों का भी सॉलिड स्टेट का रिवीजन हो जाए। अनअकैडमी ने मौका दिया है फ्री लाइव क्लास का, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका मौका दिया करो अटेंड करने का, ठीक है? तो माई सेल्फ शिवम बंसल और पिछले 3 साल से बच्चों में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज सूर्यांश मेरी क्लास का टाइम टेबल यही है, 10 बजे सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, और अपने दोपहर में 3 बजे, है ना? तो ये मेरी दो क्लास के टाइमिंग है। अपने दोपहर वाली क्लास में मेटलर्जी चल रहा है, मेटलर्जी का आज पार्ट थर्ड है। और ये सुबह 10 बजे की क्लास में अपनी सॉलिड स्टेट का रिवीजन करने वाले हैं बच्चों हम, है ना? और कोई अपडेट चाहिए सूर्यांश तो अभी मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो सभी बच्चों को सुन लो, सभी बच्चे अगर मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो मैं अभी ऐप टेलीग्राम ग्रुप बताऊंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लो बच्चों। 12 सीबीएसई साइंस का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें मेरी क्लास, फिजिक्स वाले सर, मैथ वाले सर, सभी क्लास की अपडेट मिल जाया करेंगे आपको, ठीक है? तो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। तो क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब सभी को पता है, चैट कर सकते हो आप मेरे साथ, मतलब एजुकेटर के साथ, अपने के साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट किस लिए? लाइव टेस्ट तो जरूरी है बच्चों। किस लिए? एबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड एनालिसिस योर परफॉर्मेंस। तो फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी ने मौका दिया है आपको फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने का मौका बच्चों। तो एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। ये आपको आपकी स्क्रीन पर टॉप एजुकेटर दिख रहे होंगे। इन सभी टॉप एजुकेटर की क्लास को आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है? आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड लर्निंग ऐप, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सॉरी बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे जाके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो करो बच्चों। आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो मेरी वीडियोस को, ठीक है? और अनअकैडमी ने आपको वहां बहुत कुछ दे रखा है। तो पहले, सबसे पहले इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। सेकंड स्टेप में आपको अपना गोल सेट करना है। गोल है आपका 12 सीबीएसई साइंस। उसके बाद बच्चों आपको वहां आपके गोल से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो और कंटेंट मिल जाएगा, है ना? तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करो बच्चों। खूब सारे लाइव टेस्ट और क्विजेज मिल जाएंगे आपको वहां, ठीक है? चलो, तो ये टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और इस ग्रुप को, 12 सीबीएसई साइंस के ग्रुप को ज्वाइन करो बच्चों। इस ग्रुप को ज्वाइन करो, शेयर करो बाकी के बच्चों को, जिससे ग्रुप में आपको अपडेट मिलते मिलते रहेंगे। किसके अपडेट? एजुकेटर की लाइव क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे बच्चों, है ना? एजुकेटर की लाइव क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे। और ये चार्जेस है बच्चों। 12 सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना है? 12,500 है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ना तो पहले से नॉमिनल चार्जेस हैं और 10% ऑफर मिल जाएगा आपको। तो यही कोर्स आपको 11,250 में पड़ेगा, लगभग 938 रुपए पर मंथ। ना के बराबर पैसे हैं बच्चों। आपकी नॉलेज को एनहेंस करो, इतना सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ढेर सारी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आप एक्सेस कर पाओगे, लाइव टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे डेली के, ठीक है? चलो बच्चों, तो ये आज की क्लास का मोटिवेशनल क्वाइट है कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप्स टू द बिग रिजल्ट। तो बच्चों याद रखो कि एक साथ किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। एक दिन में कोई गोल अचीव नहीं हो सकता या क्रैक नहीं हो सकता। आप कैसे अचीव कर सकते हो उसे? अ लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ा 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 आप क्या कर सकते हो? ज्ञान को इकट्ठा कर सकते हो, नॉलेज को इकट्ठा करोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक बिग रिजल्ट मिलेगा,
क्या मिलेगा? बिग रिजल्ट। तो अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। बच्चों, आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे बच्चों अपने गोल को। तो इसलिए लगे रहो, डेली कछुए की चाल की तरह डेली चलते रहो, रेगुलर पढ़ो, है ना, रेगुलर मेहनत करो, जिससे आप आगे बढ़ सको बच्चों। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में अपन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं सूर्यांश। ठीक है, बाकी के बच्चों को भी शेयर करो जिससे उनको फायदा मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम दो मुझे बच्चों। एक सेकेंड बच्चों। चलो, तो अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको सॉलिड स्टेट की थ्योरी पढ़नी है ना तो मेरी जो बैक क्लास है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सॉलिड स्टेट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाया है। ठीक है, वहां से भी पढ़ सकते हो। काफी अच्छे से अपन ने पूरा रिवीजन किया था चैप्टर का, और काफी अच्छे से अपन ने सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया था बच्चों, है ना। तो आज एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके इस चैप्टर का फुल रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो चलते हैं बस अपने, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, फिर हम अपने सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड बच्चों। ठीक है, यहां से अपने स्टार्ट करते हैं अपन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, है ना, तैयार हो आप सभी? चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सॉलिड रिजिड। अब तो मुझे बताओ कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। तो इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, हेंस दे आर रिजिड। ठीक है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना, जिससे क्या रहता है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं बच्चों, एंड कैन ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, हेंस दे आर रिजिड। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन बच्चों, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब बताओ मुझे कि आपको पता चल गया एक प्रॉपर्टी सॉलिड की कि रिजिड क्यों होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। हो रहा है ना कि आपकी चैप्टर का रिवीजन, फुल रिवीजन हो रहा है बच्चों आपकी चैप्टर का। क्या बच्चों मेरी आवाज आ रही है साहब? 1 सेकंड बच्चों, कनेक्शन इश्यू है, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों क्या इश्यू है ना, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड बस। ठीक है बच्चों, सही है सर। अब वही सर, इंटरमीडिएट फोर्स की वजह से। हाँ सूर्यांश, अब मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूँ, इतनी देर से मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं, अभी सही है सभी। एंड सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है। तो देखो एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा अपन को कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड आर नॉट टू फ्री टू मूव अबाउट, है ना, तो दे पोजेस रिजिडिटी, दैट इज व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। आपको पता चल गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, इनका हैवी होता है सॉलिड में, है ना, कंपैरिजन टू लिक्विड एंड कंपैरिजन टू गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्लासिफाई। सूर्यांश, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीयूरिथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड फाइबर ग्लास एंड कॉपर। अपन को क्या करना बच्चों, ये अपन को कुछ वो दे रखे हैं। अब हमको क्या करना है ना, इनको सॉलिड्स को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है।
इनको छांटना है, इनमें से अपन को अलग करना है अमॉर्फस को और क्रिस्टलाइन को अलग करना है, ठीक है। तो देखो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को अलग करना है। अब मुझे बताओ पॉलीयूरेथेन कैसा है? पॉलीयूरेथेन अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? जल्दी बताओ, जवाब दो मुझे। सूर्यांश मुझे जवाब दो, पॉलीयूरेथेन कैसा है? अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? चलो देखो, अब हमने क्या किया, अपन ने क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड, इन सॉलिड्स को अपन ने डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और अमोर्फस सॉलिड में। तो जो बेंजोइक एसिड है और पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, ये तो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये कैसे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, ठीक है। और जो अमोर्फस सॉलिड है उनमें पॉलीयूरेथेन कैसा है? अमोर्फस, बिल्कुल आपका सही है सूर्यांश, बहुत बढ़िया। पॉलीयूरेथेन कैसा है? अमोर्फस। तो इन एग्जांपल्स को याद रखना बच्चों। टेफ्लॉन हुआ, है ना, मैंने आपको बताया था ग्लास, प्लास्टिक एंड रबड़, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबड़ अमोर्फस सॉलिड। तो पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और फाइबर ग्लास, ये सभी क्या है? अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड? अब मुझे बताओ, ग्लास को अपन कंसिडर करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह, क्यों? बताओ फटाफट। अब देखो, अपने ऑब्जर्व किया होगा, जो ओल्ड बिल्डिंग होती है, काफी ओल्ड, कई साल पुरानी ओल्ड बिल्डिंग होती है, उनमें जो खिड़कियां होती है कांच की, उनमें क्या होता है, उनके अपन ने जब उनके ग्लास को ऑब्जर्व किया, तो वो ग्लास कैसा था कि ऊपर से तो पतला था बच्चों, है ना, और जब हमने नीचे से देखा तो उसकी मोटाई ज्यादा थी। ऊपर के कंपैरिजन में नीचे की मोटाई कैसी थी? ज्यादा थी उस ग्लास की। तो अपन ने यहां से पता किया कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं इन्हें, ठीक है। एक तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अमॉर्फस। तो ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, glass is an amorphous solid like liquid, it has a tendency to flow, है ना, दो वेरी स्लोली। कैसा? बहुत स्लोली स्लोली इसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है। ओके, तो दिस कैन बी सीन, बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर का, जब बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर का सूर्यांश, बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर का अपन ने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये भाई प्रैक्टिकली प्रूफ किया अपन ने कि बेंजोइक एसिड कैसा है? क्रिस्टलाइन है, ठीक है। बेंजोइक एसिड कैसा है? क्रिस्टलाइन है, ओके सूर्यांश। तो अपन ने जब उसकी बेंजोइक एसिड की क्या, उसकी बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर का क्या किया, बिल्कुल। तो अपन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, इसकी सॉलिड स्टेट का अपन ने क्या किया, इसकी जो सॉलिड स्टेट थी बेंजोइक एसिड की, उसका अपन ने ऑब्जर्वेशन किया, तो अपन ने देखा कि जो बेंजोइक एसिड है वो कैसा? क्रिस्टलाइन है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड का टाइम दो मुझे। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, नेफ्थलीन हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ, जब हमने इनकी स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन किया, तो अपन को पता चला बच्चों ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो याद रखना, मैं जो एग्जांपल करवाए वो सारे एग्जांपल याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो, असुरेंस देखो कि ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, तो द लाइक लिक्विड इट हैज अ टेंडेंसी, तो ग्लास की भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की लिक्विड की तरह, इसलिए अपन इसको सुपर कूल्ड लिक्विड में रखते हैं, ठीक है। जैसे दिस कैन बी सीन फ्रॉम द ग्लास पेन्स ऑफ विंडोज और डोर्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग विच आर थिकर एट द बॉटम एंड देन एट द टॉप, टॉप के कंपेरिजन में बॉटम में कैसे थे? वो थिकर थे ग्लास। तो देयरफॉर ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे सूर्यांश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह के, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्या किया था अपन ने? सॉलिड को क्लासिफाई किया था दो में, क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में। फिर हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, है ना। किसमें किया? आइसोट्रोपिक और नॉन कैसा? एन आइसोट्रोपिक, है ना। आइसोट्रोपिक को कौन? आइसोट्रोपिक, देखो आइसोट्रोपिक याद याद आ जाना चाहिए, आइसोट्रोपिक कहते ही कि आइसो मतलब सेम और ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन। तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी
कैसी हो, सभी डायरेक्शन में सेम हो, है ना, उन्हें हम आइसोट्रोपिक बोलेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, आर आई था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना, और क्या था, और भी थे तीन फिजिकल स्टेट मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, वो तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी सभी डायरेक्शन में, किसकी, आइसोट्रोपिक की। तो एज द सॉलिड हैज सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग ऑल डायरेक्शन, इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड हैंस अमोर्फस। मैंने बताया था ना, अमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं नेचर में, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो बीइंग अमोर्फस सॉलिड इट विल नॉट शो अ क्लीन क्लीवेज एंड व्हेन कट इट विल ब्रेक इनटू पीसेस विद इरेगुलर सरफेस। तो बताओ मुझे बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, मुझे बताओ, अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लासिफाई। क्लासिफाई क्या करना है, द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। तो अपन को क्लासिफाई करना है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर अपन को क्या करना है, इनको क्लासिफाई करना है। किसको, पोटेशियम सल्फेट को, टिन को, बेंजीन को, यूरिया को, अमोनिया को, वाटर को, जिंक सल्फाइड को, ग्रेफाइट को, रुबिडियम को, अर्गोन को और सिलिकॉन कार्बाइड को। तो अपन क्या कर रहे हैं, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर इनको क्लासिफाई करेंगे बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था, मेटलिक मेटलिक बताए थे, है ना, कोवेलेंट बताए थे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनको इसी बेस पर क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे पोटेशियम सल्फेट, जब अपन पोटेशियम सल्फेट कैसा है, आयनिक सॉलिड है बच्चों, कैसा है पोटेशियम सल्फेट, आयनिक सॉलिड। टिन क्या है, टिन मेटलिक सॉलिड है ना। बेंजीन, बेंजीन मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर C6H6 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। और यूरिया मॉलिक्यूलर, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूलर, एच बॉन्डेड, वाटर मॉलिक्यूलर। इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेस पर अपन इनको क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रुबिडियम मेटलिक ऑर्गन ये कैसा है, मॉलिक्यूलर है। सिलिकॉन कार्बाइड कोवेलेंट। अब देखो ये अपन कैसे डिसाइड करते थे, तो अपन ने इनके लेटिस का ऑब्जर्वेशन किया। तो इनके जो लेटिस पॉइंट, अगर लेटिस पॉइंट कैसे हो, मेटल आयन से ऑक्यूपाइड हो, तो अपन उन्हें बोलते थे मेटलिक, ठीक है। और अगर लेटिस पॉइंट कैसे हो, मॉलिक्यूलर हो, मॉलिक्यूल से हो, है ना। लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड हो मॉलिक्यूल से, लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड हो आयन से, तो उन्हें आयनिक बोलते थे। तो इस तरीके से हम इनका क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, ठीक है। सभी को याद होगा बच्चों। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में, सूर्यांश, बाकी सभी बच्चे बताओ कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, फिर आगे चले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। अब इन्होंने बोला कि सॉलिड कैसा है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। पहली बात तो अपन को पता चल गया, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है। अपन को इसने कैरेक्टरिस्टिक बता दी सॉलिड के बारे में कि सॉलिड ए वेरी हार्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। सेकंड क्या, एक तो ये इंसुलेटर है अपनी मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, तो बताओ मुझे कि मैंने क्या बताया था आपको। तो ये कैसा होगा, कोवेलेंट और कोवेलेंट सॉलिड को अपन क्या बोलते थे, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो कोवेलेंट सॉलिड होगा। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता था, ये इंसुलेटर होते थे, है ना, इंसुलेटर होते थे। और अपनी मोल्टन स्टेट के साथ साथ सॉलिड स्टेट में भी ये कैसे रहते थे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन करो। अब भी अपन पढ़ भी चुके हैं कि आयनिक सॉलिड के बारे में, कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस फ्री टू मूव नहीं होते, है ना। इनके आयंस क्या होते हैं कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने अपोजिट आयन से, जैसे NaCl में क्या होता है, ये अपोजिट आयन से क्या होते हैं, हैवी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में कैसा रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अपने अपोजिट आयन से। तो क्या होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में ये आयंस फ्री टू मूव नहीं होते, तो ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जब इनकी मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं, ये फ्री टू मूव हो जाते हैं बच्चों। कैसे हो जाते हैं, फ्री टू मूव, है ना। इन्हीं की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। चलो देखो, इन सॉलिड स्टेट द आयन कैन नॉट मूव, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे फोर्स लगता है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों।
सो आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. हाउएवर in the molten state they dissociate to give free ions and hence conduct electricity. ओके तो बताओ बच्चों, समझ में आ गया? फिर अपन आगे चलते हैं. मुझे जवाब तो दीजिए बच्चों, जिससे मुझे पता चले कौन कौन बच्चा इस क्लास में. सूर्यांश, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, malleable and ductile, है ना. what type of solid are electrical conductors, malleable and ductile. इसने हमें बताया कि तीन सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और malleable भी हो और डक्टाइल भी हो. और याद करो अपन ने किस में पढ़ा था, अपन ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था मेटलिक सॉलिड की में. याद करो मेटलिक सॉलिड कैसे होते हैं, है ना, जिसमें आयंस कैसे होते हैं, आयंस जो मेटल आयंस होते हैं लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाइड होते हैं मेटलिक सॉलिड में बाई मेटल आयंस. और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. चारों तरफ कैसा होता है इनके चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे रहते हैं बच्चों, ठीक है, जिनकी वजह से ही कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. कौन, मेटलिक सॉलिड. ठीक है, गुड मॉर्निंग अक्ष, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. तो अपन अक्ष आज सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं. आपका फुल चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों. ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो बच्चों तो मुझे कमेंट कर देना. ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आपकी जितनी भी डाउट है, देखो क्वेश्चन जब भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हुआ करे तो बच्चों सभी बच्चे ज्वाइन किया करो, जिससे आपको आपके चैप्टर का फुल रिवीजन हो जाता है. तो देखो बताओ मुझे बच्चों, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लेटेस्ट पॉइंट, है ना, अपन को सिग्निफिकेंस देना है. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अब ईच लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड. दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, है ना. तो ये अपन ने क्या कर दिया, सिग्निफिकेंस. तो लेटिस पॉइंट पे क्या होता है, लेटिस पॉइंट पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल रहते हैं. आयन में क्या होते हैं, आयन में जो ऑक्यूपाइड होते हैं लेटिस पॉइंट किससे, आयन से होते हैं, आयनिक सॉलिड में. ठीक है, और अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो लेटिस पॉइंट होते हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं मॉलिक्यूल से. किससे, मॉलिक्यूल से. ठीक है, कोवेलेंट में एटम से होते हैं. ठीक है, और इसी तरीके से मेटलिक सॉलिड में मेटल आयन से क्या होते हैं, ये ऑक्यूपाइड होते हैं. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल, है ना. अपन को क्या करना है, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल. देखो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर, है ना. कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे अपन ने यूनिट सेल को डिवाइड किया था. यूनिट सेल देखो अपन ने यूनिट सेल के पैरामीटर के बेस पर क्या किया था, पहले तो अपन ने यूनिट सेल के पैरामीटर के बेस पर क्या किया, अपन ने सॉलिड को क्लासिफाई किया. क्या किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया उसका. ठीक है, क्लासिफिकेशन किया. तो कैसे किया, कौन कौन से पैरामीटर थे, तो डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग 3 एजेस, उनको डायमेंशन को ए बी सी क्या थे. देखो याद करो अपन ने क्या किया था, यूनिट सेल का पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर थे, ए बी सी, इसकी तीनों एजेस, है ना. और अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल थे. द एंगल बिटवीन द एजेस, अल्फा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी एंड गामा बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो इन 6 पैरामीटर के बेसिस पे अपन ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था. ठीक है, जिसके बीच में हमने मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, हेक्सागोनल क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, अनुराग चौधरी. हेलो अनुराग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके स्क्रीन पर. देखो सॉलिड का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, है ना, और फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, है ना. बच्चों अपन को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है. तो याद करो पहले तो अपन नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं, फेस सेंटर्ड. बहुत बढ़िया अनुराग, सुनकर मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है. देखो आपने अपनी कोशिश पूरी कर दी, है ना, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे दिया. अब वेट करो, है ना, आपकी तरफ से पूरी कोशिश हो गई और आगे की तैयारी करो, वेट करो रिजल्ट का. ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी बिल्कुल बेफिक्र रहो, और बेफिक्र रह के आप अपनी आगे की तैयारी करो, है ना, प्रिपरेशन करो अनुराग आगे की. ठीक है, और सब कुछ छोड़ दो अपनी मेहनत के ऊपर. आपने जो मेहनत की आपने गॉट स्कोर कर लिया. अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. अपन को
डिस्टिंग्विश करना है। तो फेस सेंटर का देखो, फेस सेंटर कहते ही याद आना चाहिए यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल? फेस सेंटर वाली। फेस सेंटर में क्या होता था? फेस सेंटर में बच्चों अपने कॉर्नर पर तो एक एक एटम होता ही था, कॉर्नर पर तो एक एक एटम होता ही था। साथ में क्या होता था? साथ में फेस के मिडिल में अब 6 फेस होते थे, 6 फेस होते थे और 8 कॉर्नर होते थे। याद करो। तो अपन क्या कर सकते हैं? आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वेलकम वेलकम अनुराग, है ना। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल और पहले मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में अपन ने क्या किया? डिस्टिंग्विश कर दिया। कैसे? डिफरेंस क्या क्या है? देखो हेक्सागोनल में क्या होता है ना, जो थर्ड एज होती है वो इक्वल नहीं होती। सेकंड हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हेक्सागोनल की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक। और मोनोक्लिनिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें तीनों ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, साथ में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, और अल्फा दो एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो बच्चों मैंने आपको वो टेबल लिखवाई थी, कौन सी टेबल? आप क्लास को एक्सेस करोगे तो देखोगे मैंने हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक की एक टेबल बताई थी। उस टेबल में मैंने क्या किया था? इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे। ठीक है, तो उस टेबल को याद करना जरूरी है बच्चों आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेस सेंटर और एंड सेंटर में क्या अंतर है? अब आपको पता है फेस सेंटर में मैंने आपको बता दिया कॉर्नर्स पे तो एक एक एटम होते ही है, साथ में फेस के मिडिल में भी होता है। तो अब फेस सेंटर यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर एंड वन एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना। हर फेस के मिडिल में एक क्या होता है? एक एटम होता है। ठीक है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। और एंड सेंटर में क्या होता है? एंड सेंटर में बच्चों कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं अपने यूनिट सेल के, उन कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा एक एक एटम। साथ में कोई भी दो अपोजिट फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस पर एक एक एटम और होता है। बच्चों क्या होता है इसमें? अपने फेस पे तो होते ही हैं, एंड सेंटर में क्या होता है? फेस पे तो, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं एटम, साथ में कोई भी दो अपोजिट फेस पर क्या होता है? एक एक एटम और होता है। इस तरह के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया? अपन ने इनकी क्या निकाली? अपन ने देखा कि पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं। अब देखो फेस सेंटर में क्या हो रहा है? देखो फेस सेंटर में 8 कॉर्नर पर एक एक एटम है, तो एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/8। तो इस तरीके से कितना हो गया? एक एटम तो हो गया फेस सेंटर में, साथ में 6 फेस हैं और 6 फेसों पे क्या क्या है कंट्रीब्यूशन? एक एटम का 1/2। तो इस तरीके से कितना हो गया? 3 एटम। तो टोटल एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर कितने हो गए? 3 + 1 4। ठीक है, ये तो आ गया फेस सेंटर में। एंड सेंटर में देखो, एंड सेंटर में क्या है? कॉर्नर्स पे तो है ही, और एक कॉर्नर वाले एटम का कितना पार्टिसिपेट है? एक। ठीक है, 1/8। तो और साथ में क्या है? दो अपोजिट फेस, तो दो फेस पर कितना? एक फेस वाली का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2। तो इस तरीके से अपन ने इसका निकाल लिया। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इट इन एन एंड यूनिट सेल? कितने? 2 एटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो आपके चैप्टर का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? शुरू से लेकर एंड तक के चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा जब अपन एनसीईआरटी की इस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। ठीक है, अपन को एक्सप्लेन करना है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। तो पोर्शन याद करो, मैंने क्या बताया? कॉर्नर्स पे क्या होता है बच्चों? कॉर्नर्स पे जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? देखो खुद से अंदाजा लगाओ, है ना। ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक एटम है, तो आधा एटम तो इन ऊपर की 4 यूनिट में बढ़ जाएगा, और आधा एटम हाफ सर्किल किस में बढ़ जाएगा? हाफ सर्किल बढ़ जाएगा बच्चों नीचे वाली चारों यूनिट में। हाफ सर्किल ऊपर वाली 4 यूनिट में और हाफ सर्किल किस में? नीचे वाली 4 यूनिट में। तो इससे क्या होगा बच्चों? अपन पता कर सकते हैं किसको कि क्या होगा। ठीक है, तो हाफ सर्किल बटाए तो अब क्या होगा? अब देखो इसके कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए बच्चों। एक एटम के कितने हिस्से हो गए? 8, और हर यूनिट में कितना आ रहा है? 1/8। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन किसका? कॉर्नर वाले एटम का। देखो एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। खुद से इमेजिन करो। देखो सॉलिड स्टेट को अगर अच्छे से याद करना है ना बच्चों, तो अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि देखो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल तो ऊपर वाली 4 यूनिट में चला गया, और बाकी का जो हाफ सर्किल है वो नीचे वाली 4 यूनिट में चला जाएगा। किसमें? नीचे वाली 4 यूनिट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 8 हिस्सों में बढ़ जाता है एक एटम।
तो एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। तो एन एटम एट द बॉडी सेंटर। अब बॉडी के सेंटर में क्या होगा बच्चों, याद करो मैंने क्या बताया था, अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फुल का फुल। क्या ये किसी और यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नहीं, ये होल जो एटम है, पूरा एटम इस यूनिट के अंदर है बच्चों, और किसी यूनिट में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, फुली फुली टू फुली इन यूनिट सेल। ओके, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फुल, एक होगा। ठीक है, इस हिसाब से अपन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। अब देखो बच्चों मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था किसका, देखो खुद से करो, खुद से करो बच्चों, स्क्वायर क्लोज पैक। मैंने आपको दो तरह का अरेंजमेंट बताया था, कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैक 2D में, है ना, अपन क्या कर रहे हैं 2D में अरेंजमेंट कर रहे हैं किसका, स्क्वायर उसका, एटम्स का, है ना। एक तो अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है बच्चों, एक तो अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है ना, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन स्क्वायर क्लोज पैक, है ना, क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक। ठीक है, अब ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैक, है ना। तो एक एटम, ये वाला एटम इमेजिन करो कितने एटम को टच कर रहा है, एक एटम 4 एटम को टच करेगा, ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी बच्चों। तो इसका कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें क्या होता है अरेंजमेंट, उसमें अरेंजमेंट बच्चों इस तरीके से होता है कि इनके बीच का जो गैप है वो नीचे वाले आइटम से बढ़ जाएगा, है ना, ए बी लेयर टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, एक आइटम का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6, याद रखना बच्चों, है ना। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, ये बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि एक एटम कितने दूसरे एटम्स को टच कर रहा है, कितने अपने आसपास के दूसरे एटम्स को टच कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर आपकी पर कि अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक। ये कंपाउंड है और वो एससीपी पैकिंग है उसके अंदर, है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। अब एससीपी में अपन को क्या क्या बताना है कि उसने अमाउंट दे दी, उसने अमाउंट दे दी उस कंपाउंड की कितनी 0.5 मोल। अपन को बताना है कि इसमें क्या होगा। पहली बात तो अपन निकालेंगे कि कितने पार्टिकल होंगे 0.5 मोल में। देखो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, आपने पढ़ा है ना एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻20, देखो ये 23। तो नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग 0.5 मोल। तो अपन क्या करेंगे, एक मोल में अपन को पता है, तो 0.5 मोल में कितने होंगे ये पता कर लिया अपन ने, 0.5 मोल में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो हो गए पार्टिकल्स। पहले अपन ने निकाल लिए कि इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है 0.5 मोल में। अब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब आपको पता है एससीपी, एससीपी में मैंने आपको क्या बताया था कि एससीपी में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पार्टिकल्स के बराबर एन, यही तो करते थे अपन। और जो नंबर ऑफ एक्ट्राहेड्रल वॉइड होती है वो कितनी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 2n। तो अपन ने बस वही फॉर्मूला लगाया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू एन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है 2n, या n क्या है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम अपन ने निकाल लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आ गई इतनी, और टेट्राहेड्रल वॉइड आ गई बच्चों, इनमें कर दिया हमने 2 का मल्टीप्लाई, है ना, एटम्स में कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, तो इतनी होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अपन ने इनको जोड़ दिया तो अपन के पास टोटल वॉइड आ गई, टोटल वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, 0.5 मोल इन 0.5 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है विशाल, ठीक है, ओके विशाल, ओके, ठीक है, मैं बिल्कुल फॉलो कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो अब वहां पर अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, है ना, तो आप वहां पर क्लास अटेंड कर सकते हो अक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड है, फॉर्म हो रहा है बच्चों, वीडियो लाइक करना ना भूले क्लास के एंड में। चलो, अब अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट m एंड n। ठीक है, द एलिमेंट n फॉर्म CCP एंड
एटम ऑफ एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है ये। देखो इसमें अपन को क्या करना है, अपन को एक कंपाउंड दे दिया है ना, एक कंपाउंड है जिसमें क्या दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एम और एन। एम तो बच्चों क्या, एन तो कर रहा है बच्चों, भाग ले रहा है पैकिंग में, है ना, और कौन सी पैकिंग बना रहा है, सीसीपी पैकिंग कर रहा है। ठीक है, और जो एम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3, 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अपन को पता करना है कि इसका जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे इसका, अपन पहले कंट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला अपन ने, कि देखो एन है, एन क्या कर रहा है, पैकिंग में भाग ले रहा है और सीसीपी पैकिंग कर रहा है। तो देयरफॉर इफ द लेटेस्ट पॉइंट आर एन, देन नंबर ऑफ एटम ऑफ एन इज इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू एन और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2n। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई, 2n। ओके, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, पहले एम के बारे में अपन को पता है, एम क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 2n, और 2n की कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 कवर कर रहा है। पहली बात तो ये हो गया। सेकंड क्या पता है अपन को, एन के बारे में पता है कि एन क्या कर रहा है, सीसीपी में भाग ले रहा है। तो सीसीपी में भाग ले रहा है बच्चों, तो अपन ने मान लिया कितना, नंबर ऑफ एटम्स एन मान लिए बच्चों। ठीक है, एन मान लिए। अब क्या होगा, अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला क्या लिखा, 2/3n, 2/3n यहां से आ गया पार्टिसिपेशन इसका, और n का कितना आ गया, n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा 2/3। तो क्या हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, M2N3। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मुझसे पूछ सकता है अगर किसी को डाउट हो। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देखो। अपन को क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी कैसे निकालते थे अपन, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते थे कि पहले तो अपन यूनिट सेल का क्या करते थे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते थे, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालते थे, है ना बच्चों। और उस यूनिट सेल के वॉल्यूम को निकालने के बाद क्या करते थे, अपन निकालते थे एटम का वॉल्यूम, कि जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम निकालते थे। तो एटम क्या होता है, बिल्कुल कैसे निकालते थे, 4/3 पाई आर क्यूब एन इंटू, तो एन क्या होता था यहाँ, नंबर ऑफ आइटम्स, और टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम का डिवाइड कर देते थे, यूनिट सेल वॉल्यूम, है ना। तो इससे क्या मिल जाता था अपन को पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता था। इस पैकिंग फ्रैक्शन में अपन क्या करते थे, एफिशिएंसी निकालने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी अपन कर देते थे 100 का मल्टीप्लाई, याद रखना 100 का मल्टीप्लाई किस में कर देते थे, पैकिंग फ्रैक्शन में। अब इन चीजों को याद रखना बच्चों कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन ने किस किस के लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। तो देखो बच्चों जितनी ज्यादा वॉइड कवर्ड होंगी उतना ज्यादा वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो सिंपल सी बात है, एससीपी में सबसे ज्यादा वॉइड कवर्ड होती है, तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल सी बीसीसी से ज्यादा होगी, और बीसीसी की सिंपल क्यूबिक से ज्यादा होगी। देखो जो बीसीसी की है वो 68% है, एससीपी की 74% है, और सिंपल क्यूबिक की 52.4% है। तो अपन ने निकाल लिया इनका ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, एससीपी की पैकिंग किससे ज्यादा है, बीसीसी से, और बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी किससे ज्यादा है, सिंपल क्यूबिक से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि एन एलिमेंट विद मोलर मास, अपन को क्या दे दिया है, मोलर मास दे दिया बच्चों, क्या दे दिया, मोलर मास दे दिया बच्चों। ठीक है, अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के आज बच्चों। ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी भले ही, पर लेकिन आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अब देखो किसी एलिमेंट का मोलर मास पता चल गया, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ। अब अपन को एज लेंथ पता चल गई, ए इक्वल टू कितना है, 405 पिकोमीटर। ठीक है, अपन को मोलर मास पता चल गया। इफ इट्स डेंसिटी, अपन को डेंसिटी भी पता चल गई, कितनी है, 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, अपन को नेचर पता करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर पता करने के लिए अपन को बच्चों इसमें वैल्यू फाउंड करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू फाउंड करनी पड़ेगी अपन को, जेड की वैल्यू, है ना, फॉर्मूले से। तो अपन को याद है डी इक्वल टू क्या बताया था, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू
जेड इंटू एम ए क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, है ना। डेंसिटी कैसे निकाली बच्चों अपन ने डेंसिटी ऐसे निकाली बच्चों कि अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स इनटू, है ना, उसका क्या कर दिया अपन ने, मोलर मास अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का। तो अपन ने डेंसिटी निकाल ली। अब डेंसिटी बच्चों देखो, डेंसिटी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है ना। एज लेंथ कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। अपन को पता है एज लेंथ दे दी, एज लेंथ से अपन क्या कर सकते हैं, क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक, और क्यूबिक का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, है ना। तो अपन ने क्या किया, ए क्यूब का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से अपन ने क्या किया, जेड की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों अपन को क्या पता चल जाए, जेड पता चल जाए किसी यूनिट सेल में कि जेड कितना है, जेड इक्वल टू 4 आ गया। अब 4 में आ गया तो बताओ बच्चों, जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर का, फेस सेंटर में एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर कितने होते हैं, जेड इक्वल टू 4। तो इसकी जो यूनिट सेल का जो टाइप होगा वो कैसी यूनिट सेल होगी, एफसीसी यूनिट सेल होगी। ठीक है, अपन ने इस तरीके से फाउंड कर लिया, और बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से अपन करेंगे। अपन जेड की वैल्यू निकालेंगे और जेड की वैल्यू के बेस पर अपन पता करेंगे कि जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, फेस सेंटर्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, डिफेक्ट, सारे डिफेक्ट पढ़ाए थे, फ्रैंकल, शॉर्ट की, है ना, और अपन ने सारे इफेक्ट कर लिए थे, डिफेक्ट सॉरी। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द क्रिस्टल ऑन हीटिंग, सम एटम और आयन लीव द लैटिस साइड कंप्लीटली, lattice side become vacant as a result of it, this defect density of the substance decrease। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट पर जो भी हो, एटम हो, आयन हो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो उस लैटिस साइड को लीव कर देगा, वैकेंट कर देगा, और वैकेंट करने के बाद क्या होगा, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट आ जाएगा, और वैकेंसी डिफेक्ट आने की वजह से उसका जो डेंसिटी है उस सब्सटेंस की कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बच्चों इस स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना, है ना, कि अपन को अब वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए, वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय जेडएनएस और एजीबीआर। बच्चों अपन को बताना है कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट इज शोन बाय जेडएनएस। अब मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट करवाए थे, है ना, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट करवाए थे, है ना। उन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, है ना। उन एग्जांपल्स के जब मैंने करवाए थे तो बोला था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स को याद रखना कि कौन से कंपाउंड किस तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो याद करो, तो जेडएनएस शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट को। मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट जब पढ़ाया था तो एग्जाम्पल दिया था फ्रैंकल डिफेक्ट में जेडएनएस का, इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्पल दिए थे उनको भी याद रखना। और एजीबीआर शो करता है फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये स्पेशल केस है, एजीबीआर स्पेशल केस है जिसमें एजीबीआर क्या कर रहा है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है। बहुत बढ़िया, आज आपने जवाब दिया, एजीबीआर क्या करेगा, शो करेगा फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, 21 क्वेश्चन, 1.21 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड where a cation of higher valence is added as an impurity in it। अब देखो मैंने आपको एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर करवाए थे कि नहीं करवाए थे, है ना, एन टाइप कंडक्टर और पी टाइप कंडक्टर। अब मुझे बताओ एन टाइप और पी टाइप किस तरीके का होगा। अब देखो अपन शुरू से पढ़ते हैं कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl डोप्ड विद SrCl impurity when SrCl2 is added to NaCl solid as an impurity। अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, NaCl solid में impurity ऐड कर रहे हैं SrCl2 की। ठीक है, अब SrCl2 में क्या है कि 2Na पॉजिटिव, अब जब अपन ने डोप किया, है ना, तो 2Na पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे किससे, Sr2 पॉजिटिव से, है ना। देयर साइड विल बी ऑक्यूपाइड बाई Sr2 पॉजिटिव। बच्चों कितना है ये, Sr2 पॉजिटिव है। ठीक है, वाइल द अदर विल रिमेन वैकेंट। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि अगर अपन क्या करें, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है उस हिसाब से अपन कर रहे हैं कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि अपन आयनिक सॉलिड में ना कैटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड, क्या कर रहे हैं, हायर वैलेंसी वाले कैटायन को ऐड कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये हायर वैलेंसी वाला कैटायन ऐड हो गया, उसने क्या किया, 2Na पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और खुद आ गया। Thus we can say that when a cation of higher valence is added as an impurity to an ionic solid, two or more cation of lower valency are replaced by a cation of higher valency to maintain electrical neutrality. क्या हुआ, अब Sr2 पॉजिटिव ने क्या किया, 2Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया, और क्या हुआ, फिर भी कैसा लेटिस कैसा रहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा, इलेक्ट्रिकली कैसा रहा, न्यूट्रल। हेंस सम कैटायनिक वैकेंसी आर क्रिएटेड। तो उसी ने यही पूछा था कि जब अपन हायर वैलेंसी कैटायन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सम कैटायन वैकेंसी आर क्रिएटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों कि आयनिक सॉलिड विच हैव एनायनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, एनायनिक वैकेंसी आ रही है उसके अंदर। अब अपन मैंने क्या बताया था, मेटल एक्सिस डिफेक्ट कितने अच्छे से पढ़ाया था, है ना, तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। देखो अपन सुटेबल एग्जांपल देख लेते हैं NaCl का। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहे हैं अपन, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Na वेपर, जब भी अपन NaCl क्रिस्टल को क्या करते थे, हीट कर देते NaCl वेपर में। मैंने बताया कि नहीं बताया, अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। देखो बच्चों मेरी क्लास अटेंड करो, है ना, देखो बैक एक्सरसाइज मैंने ये कितनी अच्छे से करवाई है, सॉलिड स्टेट। जब भी अपन NaCl क्रिस्टल को, NaCl के क्रिस्टल को NaCl की वेपर में क्या करते थे, हीट करते थे, NaCl क्रिस्टल को NaCl की वेपर में हीट करते थे, तो क्या होता था कि Cl नेगेटिव आयन लीव देयर लेटेस्ट साइट। Cl नेगेटिव आयन यहाँ से एक Cl नेगेटिव आयन ने क्या किया, चला गया, और क्या कर लिया, Na पॉजिटिव के साथ उसने कंबाइन हो गया, है ना। और कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है, सोडियम वेपर में कंबाइन हो गया NaCl, और जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसकी लेटेस्ट पॉइंट पे आके जुड़ गया, है ना, इसकी वैकेंसी को आके जुड़ गया। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय Na, जो Na ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया टू फॉर्म Na पॉजिटिव, तो उसने क्या किया, डिफ्यूज हो गया इनटू द क्रिस्टल टू ऑक्यूपाई द एनायनिक वैकेंसी। जो एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई बच्चों, वो क्या हुई, देखो उसने क्रिएट कर ली। अब क्या हुआ, यहां मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो Na की और Cl की दोनों की मान लो जो पांच एटम थे वो Na पॉजिटिव थे, 5 ही एटम Cl नेगेटिव के थे। जितने कैटायन थे उतने ही क्या थे, एनायन थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कैटायन तो उतने ही है बच्चों, कैटायन तो उतने ही है पॉजिटिव Na, लेकिन एनायन कैसे हो गए, कम। तो आ गया ना, मेटल तो होगी एक्स्ट्रा में और एनायन हो गए कम, एनायनिक वैकेंसी आ गई, है ना। तो इसे बोलते हैं हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो दीज साइट आर कॉल्ड एफ सेंटर। और जो इलेक्ट्रॉन ने आके लेटेस्ट पॉइंट ऑक्यूपाई किया है Cl नेगेटिव की जगह आके, उन जो सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। तो दीज इलेक्ट्रॉन he has absorbed energy from visible light, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को विजिबल लाइट से। तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बच्चों, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हुआ है ना बच्चों, किस पर, इस साइड पर, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी पाके अपने हायर स्टेट में एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएगा और हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। व्हेन दे फॉल बैक, और जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो क्या करेगा, कलर शो करेगा। ये जो सॉलिड है ना वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो दे इम्पार्ट येलो कलर टू NaCl क्रिस्टल, ठीक है। ये अपन ने एग्जांपल के साथ बता दिया, NaCl के एग्जांपल के साथ, कि किस तरीके से NaCl येलो कलर को शो करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर कि अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद अ सुटेबल इंप्योरिटी, टू विच ग्रुप शुड दिस इंप्योरिटी बिलोंग। अपन क्या कर रहे हैं, अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद अ सुटेबल इंप्योरिटी, टू विच ग्रुप शुड दिस इंप्योरिटी बिलोंग। अब मैंने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था बताओ, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और 15।
तो इम्प्योरिटी क्या कर रहे थे अपन, ग्रुप 15 की ऐड कर रहे थे। किसकी, ग्रुप 15 की। याद करो सिलिकॉन में, सिल्क जो अपन एसआई का लेटिस था, एसआई की लेटिस में क्या किया अपन ने, एसआई की कितनी होती है, +4 होती है, ग्रुप 14 का है। अब इसमें अपन ने ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 याद करो क्या बताया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पार्टिकल रसायनी, सब बिखारी, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था। तो जब अपन ग्रुप 15 की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं एसआई की इस लेटिस में, तो क्या होता था, तो बच्चों देखो ध्यान से, जैसे अगर ग्रुप 15 की अपन ने इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करते ही क्या होता था, ये 4 बॉन्ड तो क्रिएट कर लेता था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या रहता था, इलेक्ट्रॉन क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। और इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होते थे उन्हें हम बोलते थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, याद रखना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, जस्टिफाई योर आंसर। देखो अपन ने फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक में डिफरेंस देखा था, क्या डिफरेंस था, देखो। हेलो रवि, हेलो रवि शिरोन, वेलकम टू अन अकेडमी। बहुत बढ़िया। देखो रवि, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अपन सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से अपने चैप्टर का फुल रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट का कि व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, है ना। अपन ने फेरोमैग्नेटिक भी पढ़ा और फेरी मैग्नेटिक भी पढ़ा। देखो, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस make better permanent magnet. This is because when placed in magnetic field, their domains get oriented in direction of magnetic field and a strong magnetic field is produced. देखो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेन्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेन्स, है ना, डोमेन बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ग्रेन्स या डोमेन्स। अब ये क्या होता है बच्चों, जब भी अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इनकी ग्रेन्स कैसे होते हैं, हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। अब इनका जो नेट नेट मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन, नेट मैग्नीट्यूड कैसा आता है, हाई मैक्सिमम आता है बच्चों, कैसा आता है, हाई मैक्सिमम आता है फेरोमैग्नेटिक के केस में, किसके, फेरोमैग्नेटिक के केस में, है ना। लेकिन फेरी मैग्नेटिक के केस में क्या हो रहा है, फेरी मैग्नेटिक के केस में क्या हो रहा है, डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, हेंस द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। तो जो फेरोमैग्नेटिक है ना, तो फेरोमैग्नेटिक में अपन ने जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया, मैग्नेटिक फील्ड अपन ने हटा भी लिया, तो बच्चों क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये क्या बन गए, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कैसे, मैग्नेट की तरह क्यों कर रहे हैं, मैग्नेट की तरह, क्योंकि इनके जो डोमेन्स है वो कैसे सेट हो गए, डायरेक्शन में, मैग्नेटिक डायरेक्शन में सेट हो गए। उनका जो नेट मैग्नेटिक जो था मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो कैसा आया, हाई मैक्सिमम आया बच्चों। ओके, तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, डिफाइन द टर्म। देखो ये कुछ क्वेश्चंस और है बच्चों आपके एनसीईआरटी के, अच्छे से करेंगे इन्हें, कि डिफाइन द टर्म अमॉर्फस, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अपन ने अमॉर्फस सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्लास में, कि क्या, अमॉर्फस सॉलिड आर दो सब्सटेंस इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना। और जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता था, रेगुलर अरेंजमेंट होता था, इसके जो सीपी होते थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता था। जबकि अमॉर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, किसका, आयंस का, एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। तो द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। अ रेगुलर एंड periodically रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, जैसे ग्लास हुआ, रबड़ हुआ, प्लास्टिक हुआ, है ना। तो ये इसको कुछ एग्जांपल हो गए, तो विद एग्जांपल अपन ने एक्सप्लेन कर दिया अमॉर्फस सॉलिड को, ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज।
अंडर what condition could quartz be converted into glass? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखो कि ग्लास कैसे डिफरेंट है क्वार्ट्ज से, और किस कंडीशन में अपन क्वार्ट्ज को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लास में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन कि ग्लास इज मेड अप ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट। दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। ग्लास के बारे में पता है अपन को कि ग्लास कैसा है नेचर में, अमॉर्फस। और जब अपन ने ऑब्जर्वेशन किया अमॉर्फस के बारे में अपन को पता है कि जो इसके सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज की ऑर्डर में होता है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। तो क्वार्ट्ज इज आल्सो मेड अप SiO4, है ना, क्वार्ट्ज भी SiO4 से बना हुआ है, टेट्राहेड्रल यूनिट है। ऑन हीटिंग इट सॉफ्टनेस एंड मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर, है ना। जबकि क्वार्ट्ज में क्या है, क्वार्ट्ज डिफरेंट है, क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज के लिए क्या, सीपी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर पाया जाता है ना क्वार्ट्ज में। और इट हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग इट। तो बच्चों याद रखना अपन क्वार्ट्ज को ग्लास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंसीडर किया जा रहा है, जबकि ग्लास को अमॉर्फस सॉलिड में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज में जो सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना उनका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए, और जबकि ग्लास में शॉर्ट रेंज के लिए। क्वार्ट्ज को हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई द मेथड ऑफ फर्स्ट मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग। ओके, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और अमॉर्फस। ठीक है, तो अपन को कुछ सॉलिड दे रखे हैं, इन सॉलिड को अपन को क्या करना है, छांटना है इन सॉलिड में से कि कौन से सॉलिड मेटलिक है, कौन से सॉलिड आयनिक है, और कौन से मैंने आपको मॉलिक्यूलर बताए थे, कौन से होंगे अपने इसमें से कोवेलेंट। ठीक है, चलो करते हैं बच्चों। अपन ने क्या किया, आयनिक सॉलिड अपन ने टेबल के अकॉर्डिंग कर लिया, पहले आयनिक सॉलिड लिखा, फिर मेटलिक सॉलिड लिखा, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखा, और फिर नेटवर्क, और फिर अमॉर्फस। अमॉर्फस में क्या है, प्लास्टिक को अपन कंसीडर करते हैं अमॉर्फस सॉलिड में, है ना। नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड का सेकंड नेम है नेटवर्क सॉलिड, है ना, जैसे ग्रेफाइट, SiC, Si। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर में क्या होते हैं, P4O10, I2, ये क्या है अपने, ये अपने दे रखे थे क्वेश्चन में बच्चों, अपन ने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया, है ना, RB। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है। और याद रखना इन एग्जांपल्स को याद रखना, जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं इन सभी एग्जांपल्स को याद रखना बच्चों। ठीक है, ये आपके कंपटीशन और आपके बोर्ड की क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है पहले तो ये बताना है। सेकंड क्या क्वेश्चन है, सेकंड है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक। अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है सीसीपी में, क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर, और बीसीसी में। सीसीपी और बीसीसी में क्या बताना है अपन को, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, CN बताना है ना, और क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल आर कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और सीसीपी में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 12, है ना, और बीसीसी में 8। बीसीसी में 8 कैसे है, मैंने आपको बताया था ना, बीसीसी का क्या बताया था कि बॉडी के सेंटर में एक होता है क्या, एक एटम या जो भी एक एटम होता है। ठीक है, अब ये एटम कितने एटम को टच कर रहा होगा, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, तो 8 एटम को टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। और इस वाले एटम को अगर देखें, इस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितनी यूनिट में, 8 यूनिट में। ठीक है, तो इसको भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इस तरीके से अपन ने बीसीसी में निकाल लिया, इसी तरीके से सीसीपी में निकाल लेंगे, है ना, सीसीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। मैंने बताया भी अपनी क्लास में, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है इस कोऑर्डिनेशन नंबर की तो आप मेरी क्लास को देख सकते हो बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से कर पाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल। अगर आपको डेंसिटी पता चल जाए
है ना, डेंसिटी पता चल जाए और पता चल जाए यूनिट सेल की, यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी ए पता चल जाए, एज पता चल जाए, तो आप कैसे पता करोगे, हाउ कैन यू डिटरमाइन। अब मैंने आपको क्या बताया था, डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद करो, जेड इंटू मोलर मास अपॉन क्या बताया था, ए क्यूब इंटू एन ए, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो वही है, देखो इस फॉर्मूले में आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, है ना, ये वही फॉर्मूला है, डी इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकाल लिया अपन ने एटम्स का, एटम का मास क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इनटू, है ना, अपॉन एन ए, ये तो हो गया मास, है ना, और ये हो गया वॉल्यूम यूनिट सेल का। चलो अपन एक्सप्लेन करते हैं कि अपन को अगर डेंसिटी मिल जाए और क्या मिल जाए, देख लो वही आ गया फॉर्मूला, डेंसिटी मिल जाए और क्या मिल जाए अपन को, एज लेंथ पता चल जाए, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं मोलर मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो लेट अस एज लेंथ, एज लेंथ आपको दे रखी है कितनी, ए, और डेंसिटी आपको दे रखी है डी, और मोलर मास है एम, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा, और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो उस हिसाब से अपन ने वही फॉर्मूला, मोलर मास निकाल लेंगे किसी का भी, अगर आपको डेंसिटी पता है ए क्यूब, एन ए की वैल्यू पता है सभी को, एवोगाड्रो नंबर, और जेड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो अपन को के पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे बच्चों, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, कमेंट, कलेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर एंड मीथेन फ्रॉम अ डाटा बुक। अपन ने क्या किया बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ले लिए, कहां से, ऑब्जर्व किए हुए, पहले से प्रैक्टिकल किया हुआ है, और एक डाटा बुक में उनके प्रैक्टिकल में उनके मेल्टिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, इथाइल अल्कोहल का, डाइथाइल ईथर का, और किसका, और डाइल इथाइल ईथर के बजाय मीथेन का, अपन को क्या दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, उस मेल्टिंग पॉइंट को अपन ने लिख लिया, और अपन को क्या करना है, स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपन इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, अगर अपन को इनकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाए बच्चों, तो अपन इनके बिल्कुल, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेटर आर द फोर्स होल्डिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब आपको पता है कोई सब्सटेंस, आपको दो सब्सटेंस दे रखे हैं ए और बी, है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो सिंपल सी बात है, इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा किससे, बी के कंपैरिजन में, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, इसको ज्यादा वो देनी पड़ रही है एनर्जी मेल्ट करने के लिए, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर आर द फोर्स होल्डिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर एंड दस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, है ना, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना, अब आपको ये पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है ना, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बच्चों, याद रखना इस बात को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन सब्सटेंस आर फॉलोइंग, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 273 केल्विन, है ना, इथाइल अल्कोहल का दे रखा है अपन को, ये अपन ने कहां से लिए, ये अपन ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए थे, कहां से, डेटा बुक से, उसने क्वेश्चन में बोला है कि पहले से डेटा बुक में इनकी मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, वहां से लिख लो, तो अपन ने लिख लिए कि वाटर का इतना है, इथाइल अल्कोहल का इतना है, और डाइइथाइल ईथर का इतना है, और मीथेन का इतना है, तो सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट है, मीथेन का, है ना, तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, कम होगा, और इसके स्टेबिलिटी कम होगी किससे, डाइइथाइल ईथर से। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, अगर अपन को मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाए तो अपन स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं उस कंपाउंड की को, यही बस इस क्वेश्चन में बताना था। बताओ बच्चों, आप बता सकते हो ना, जब मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बता दिए वाटर के, अल्कोहल के, और डाइइथाइल ईथर और मीथेन के, तो आप आगे लिख सकते हो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, आसानी से लिख सकते हो स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अपन आगे चले बच्चों, ठीक है आगे चलते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म।
अपन को क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसको, सीसीपी को, है ना, और एससीपी को, और एससीपी को, है ना। सीसीपी एंड एससीपी में क्या करना है, डिफरेंस बताना है, और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल इसमें देखना है, और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिस्टिंग्विश करना है। तो देखो पहले अपन करते हैं पहले पहला क्वेश्चन, सीसीपी में और एससीपी में क्या अंतर है। मैंने आपको क्या बताया था सीसीपी का, सीसीपी का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों वो कैसा होता है, ए बी सी, चलो देखते हैं, है ना। when the third layer when the third layer is placed cover the second layer in such a way that the sphere cover the octahedral void, है ना। सीसीपी में क्या हो रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया था सीसीपी में जो टाइप है वो कैसा है, ए बी सी, ए बी सी, है ना। तो इसमें क्या होती है, पहले एससीपी, दोनों में अंतर देखो, एससीपी और सीसीपी में क्या अंतर है। सीसीपी में तो कवर होती है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या कवर हो रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो बच्चों यहां लिख देता हूं, सीसीपी में तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो रही है ना, जबकि एससीपी में बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड ही कवर होती है केवल, ठीक है। तो ये तो हो गया मेजर डिफरेंस किस किस में, सीसीपी में और एससीपी में, ठीक है। अ लेयर डिफरेंट फ्रॉम इट, तो जो टाइप है किसका, सीसीपी का, वो कैसा होता है, एबीसी टाइप का बोलते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। तो जो थर्ड लेयर है वो क्या कवर करती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 12, ये पता चल गया। अब एससीपी में क्या है, व्हेन अ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर इन सच अ मैनर दैट द स्फीयर कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने आपको बताया एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रही है, और जो टाइप है इसको अपन क्या पैटर्न को क्या बोलते हैं, ए बी टाइप का क्रिस्टल, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 12। तो इस तरीके से अपन डिस्टिंग्विश कर लिया, अपन ने डिफरेंस देख लिया सीसीपी में और एससीपी में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल में अपन को डिफरेंस देखना था। तो इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द सीपी, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है ऑफ अ क्रिस्टल इन 3D, है ना। तो उससे तो हम बोलेंगे लैटिस, ठीक है। और यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल वो है जिससे लैटिस को क्या कर रहे हैं अपन, जिसके रिपीटेशन से अपन लैटिस का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, है ना। कैसे कि द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट स्पेस लैटिस which when repeated over and over again in different direction produce the complete crystal lattice is called the unit cell। क्या बोलते हैं अपन, यूनिट सेल बोलते हैं बच्चों इसे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड अ सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड इज अ क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताई थी क्या, कि 4 एटम से बनने वाली वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है। कैसे कि देखो बच्चों मैंने डिफाइन की थी, अब इसके ऊपर एक और है, तो जो बीच में वॉइड रहेगी उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और 6 एटम से बनने वाली जो वॉइड होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो इस तरीके का इनका अरेंजमेंट होता है, तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया। ये 4 एटम से बनने वाली वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 एटम से बन रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। हाउ मेनी हाउ मेनी लेटेस्ट पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस। अब अपन को क्या बताने हैं, लेटेस्ट पॉइंट बताने हैं बच्चों, कि फेस सेंटर में कितने हैं, फेस सेंटर टेट्रागोनल में कितने हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितने हैं। चलो करते हैं एक करके। देखो अपन को लेटेस्ट पॉइंट इन फेस सेंटर क्यूबिक, अब एंड फेस सेंटर टेट्रागोनल, पहले देखते हैं अपन किसका, फेस सेंटर का, है ना। क्या है फेस सेंटर में, 8 तो कॉर्नर होते हैं, लेटेस्ट पॉइंट हम किसको लेटेस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, लेटेस्ट पॉइंट हम उसे बोलते हैं जहां ऑक्यूपाइड होते हैं, क्या उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड होते हैं बच्चों, याद रखना। लेटेस्ट पॉइंट इज, क्या बोलते हैं, अपने डिफाइन किया था लेटेस्ट पॉइंट को, तो जहां क्या होते हैं ऑक्यूपाइड, जहां सीपी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइड होते हैं उन्हें हम लेटेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो एक तो फेस सेंटर में, एक तो कॉर्नर पर होते हैं 8 कॉर्नर पर, और 6 फेसेस के मिडिल में होते हैं फेस सेंटर पर, ठीक है। इस तरीके से कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए, 14 लेटेस्ट पॉइंट हो गए, है ना। अपन ने इनका कंट्रीब्यूशन भी निकाल लिया पार्टिकल्स का, कि उन लेटेस्ट पॉइंट पर अगर पार्टिकल ऑक्यूपाइड है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये भी बता दिया, ठीक है। अब फिर अपन देखते हैं कॉर्नर वाले का, अपन देखते हैं बॉडी सेंटर का। तो बॉडी सेंटर का बच्चों 8 कॉर्नर पर एक एक एटम, ठीक है,
और एक बॉडी सेंटर में होता है। तो इस तरीके से 9 लैटिस पॉइंट होते हैं, है ना। और 9 लैटिस पॉइंट पे उन एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 एटम। टोटल कितने एटम होते हैं, 2 एटम एक यूनिट में, ठीक है। बॉडी सेंटर की एक यूनिट में कितने एटम होते हैं, 2 एटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट बिटवीन मेटलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को डिफरेंस देखना है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटलिक एंड आयनिक। मेटलिक और आयनिक क्रिस्टल के बीच की सिमिलरिटीज को बताना है कि उनमें सिमिलरिटीज क्या है। पहले तो सिमिलरिटीज बता देंगे, ठीक है, फिर बताएंगे इनके डिफरेंस को। चलो इसको भी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब अपन को रीजन भी देना है कि आयनिक सॉलिड हार्ड और ब्रिटल क्यों होते हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम सिमिलरिटीज देखते हैं कि मेटलिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में सिमिलरिटीज क्या क्या है, कैसे ये एक जैसे हैं। तो देखो, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बोथ मेटलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। देखो बच्चों, एक तो बात पता चल गई कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन बोथ द केसेस, है ना। बॉन्ड्स कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन बोथ द केसेस। अब डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में। तो आयनिक क्रिस्टल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज आयंस आर नॉट टू फ्री टू मूव। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इन molten state, in their molten state or in aqueous solution. Metallic crystal are good conductor of electricity in solid state. देखो, पहला डिफरेंस तो यही हो गया बच्चों, जो मेटलिक क्रिस्टल हैं वो तो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन आयनिक जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। अभी रीजन दिया था क्लास की स्टार्टिंग में, लेकिन अपनी मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड देखो कि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मेटलिक बॉन्ड मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ द कर्नल्स, ठीक है। और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्यों होते हैं कि आयनिक सॉलिड आर हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The brittleness is ionic crystal is due to the non-directional bond in them, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कर दिया बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक। अब देखो एफिशिएंसी बतानी है, वही पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए और किसके लिए, एफसीसी के लिए। अपन को इन तीनों के लिए क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो सिंपल सी बात है, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आसानी से। देखो आप कर सकते हो ना। इनके लिए सिंपल क्यूबिक में कैसे निकालते थे पैकिंग एफिशिएंसी, अपन क्या करते थे, अपन नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम है इसमें, 8 कॉर्नरों पे एक एटम होता है, और हर कॉर्नर के हिसाब से कितना होता है, एक। तो एक तो होता है इसमें एटम, नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, Z = 1। सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल देता हूं, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है। और क्या, 4/3 πr³ ये होता है, ठीक है। 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम होता है, एक एटम का वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें अपन दे देंगे क्यूबिक यूनिट सेल का डिवाइड वॉल्यूम का, तो कितना है वॉल्यूम, A³ और A = R। A और R का रिलेशन क्या होता है सिंपल क्यूबिक में, याद करो मैंने आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक में A और R का रिलेशन बताओ, A और R का रिलेशन। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कैसे निकाला था अपन ने A और R का रिलेशन, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो बच्चों कितना हो गया, ये R और ये R, तो 2R = A हो गया। तो A = कितना हो गया, 2R, ये रिलेशन होता है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू रख दो, 4/3 πr³ 4/3 πr³ अपॉन A³ की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 2R, तो 2R का क्या हो जाएगा, 8R³ हो जाएगा, ठीक है। R³ से R³ कट गया बच्चों, है ना। और अपन इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसके लिए अपन के पास आ जाएगी क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगा, इनटू 100 कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, आगे की आप कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। बीसीसी एफसीसी की भी कैलकुलेशन मैंने अपनी क्लास में करवाई है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्ष सिल्वर क्रिस्टलाइज
इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल, है ना, एक तो पता चल गया अपन को कैसा है, एजी जो कर रहा है, एजी जो क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है वो कैसा है, एफसीसी है, कैसा है, एफसीसी है बच्चों, ठीक है। इफ एज लेंथ, अपन को क्या पता चल गई, एज लेंथ पता चल गई कितनी है, 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एंड डेंसिटी पता चल गई, डी पता चल गया 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, तो अपन को एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत है क्या, वही फॉर्मूला D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एन ए एवोगाद्रो नंबर है, जेड उसमें टोटल नंबर है, टोटल नंबर एफसीसी में कितने होते हैं 4, एन ए की वैल्यू रख ही दोगे, ए दे ही रखा है, यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ ए की वैल्यू रख दोगे, और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और डी दे रखा है आपको, तो सिंपल सी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, निकाल लो, ठीक है। तो कितना आया, लगभग 107.107.09 ग्राम पर मोल, ये आ गया मोलिकुलर मास एजी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद अपनी क्लास में जितने भी एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो फटाफट, ये आ गया क्वेश्चन, a cubic solid a cubic solid a cubic solid is made up of two element p and q, बहुत बढ़िया, atom of q are at the corner of the cube, p at the body center, what is the formula of the compound। अब देखो पहले तो याद करो p और q है, q तो बच्चों कहां पर है, q तो बच्चों अपने कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स का मतलब हो गया 8 कॉर्नर हो गए, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, तो q का तो हो गया 1, p कहां पर है, बॉडी के सेंटर में, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 टोटल बॉडी के सेंटर में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया पी क्यू। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू, अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत है बच्चों आपको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बीसीसी है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के, है ना, सभी के आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत खुद से कर लोगे। चले फिर आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मुझे बताओ कोई दिक्कत पिछले वाले क्वेश्चन में, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। तो कि नायोबियम क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना, कैसा है नायोबियम का जो क्रिस्टल है, बीसीसी है, पहली बात अपन को पता चल गया बीसीसी है बच्चों, लिख लिया करो, क्वेश्चन करने से पहले लिख लिया करो बीसीसी है। सेकंड बात क्या पता चली अपन को कि डेंसिटी, डेंसिटी पता चल गई बच्चों कितनी है, डेंसिटी है इसकी 8.55 8.55 है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, अपन को एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम की कैलकुलेट करनी है, यूजिंग इट एटॉमिक मास 93 यूनिट। अब अपन को एटॉमिक मास दे दिया, एटॉमिक मास दे दिया बच्चों, कैसे करोगे बताओ, 93U, देखो अपन वही फॉर्मूला, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, अपन को रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें, अपन बच्चों बीसीसी है, कैसा है बीसीसी है, तो क्या करेंगे अपन, एम दे रखा है अपन को 93, जेड दे रखा है, बीसीसी में 2 होता है ना, डी दे ही रखा है, एन ए एवोगाद्रो नंबर हो गया बच्चों। अब यहां से अपन ने डेंसिटी दे दी, सब कुछ दे दिया, अपन ने ए क्यूब निकाल लिया, तो अपन ने ए क्यूब से फिर निकाल लिया ए कितना आया 330.4 pm आ गया। अब अपन आर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है क्या बच्चों, ये बताओ मुझे, ए और आर का रिलेशन बीसीसी में क्या था, मैंने आपको बीसीसी में ए और आर का रिलेशन बताया था, कैसे निकालते थे बॉडी सेंटर में, याद करो, याद करो फटाफट कैसे करते थे बॉडी सेंटर में, 4R इक्वल टू क्या लिखते थे रिलेशन, 4R इक्वल टू √3a, यहां से अपन क्या कर लेंगे, आर इक्वल टू निकाल लेंगे, आर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों √3/4a, अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू रखनी है यहाँ से, ए की वैल्यू यहाँ से रख दो बच्चों, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से सारी क्वेश्चन करेंगे जिनमें एटॉमिक रेडियस पूछी होगी, ठीक है, याद कर लो इसको अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी तरीके से करने सारे क्वेश्चन अपन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस
ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज आर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द एटम इन सीसीपी इज आर, ड्राइव रिलेशन बिटवीन आर एंड आर। अपन को आर और आर के बीच में क्या देखना है, रिलेशन ड्राइव करना है बच्चों, ठीक है, रिलेशन ड्राइव करना है बच्चों। ओके, तो इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस दे दी और रेडियस ऑफ एटम इन सीसीपी आर दे दी, ड्राइव रिलेशन करना है। चलो करते हैं। अब बच्चों अपन मुझे एक बात बताओ कि अपन आर और आर का रिलेशन आसानी से निकाल लेंगे। देखो पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्राइव करना है रिलेशन, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर दे रखी है, रेडियस ऑफ द एटम इज सीसीपी इज आर, देन अपन को फाइंड करनी है। अब देखो रेडियस तो दे रखी है कितनी, आर, यहां से तो आ गई रेडियस, ठीक है, ओके, ये तो आ गई रेडियस। और क्या दे रखी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की दे रखी है रेडियस आर, वॉइड की रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेट करना है। अपन ने क्या किया, डायग्राम बनाया सबसे पहले। डायग्राम बनाने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो अपन ने वही क्या किया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। अपन ने वही थ्योरम लगाई, थ्योरम लगा के, ट्राइंगल वाली थ्योरम लगा के, 90 एंगल ट्राइंगल वाली थ्योरम लगा के अपन ने क्या किया, सॉल्व कर लिया इसको। सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ भी नहीं किया अपन ने, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। बीसी की वैल्यू रख दी, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2r, है ना, एक आर और आर 2r हो जाएगी। ए बी और एसी की वैल्यू रख दी, ए बी और एसी की वैल्यू रख दी। इस वैल्यू को अपन कैलकुलेट करेंगे तो आर और आर के बीच का रिलेशन आ जाएगा। कितना आया, आर इक्वल टू √2 - 1, आर इंटू √2 - 1, ठीक है। तो आर और आर के बीच का रिलेशन आ गया बच्चों। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कॉपर का क्रिस्टलाइज दे रखा है, कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू अ फील्ड लैटिस विद एज लेंथ दी थी बच्चों अपन को कितनी, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सो डेट द कैलकुलेट डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद इट मेजर्ड वैल्यू ऑफ, अपन को डेंसिटी पता चल गई, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन को क्या करना है, अपन को वैल्यू पुट करनी है ना। वैल्यू पुट करनी है किसके लिए, देखो कॉपर के लिए अपन इसकी मोलर मास पता है 63.5, है ना, एएमयू पता है ना। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, एम तो पता चल गया, जेड इक्वल टू अपन को पता है, ठीक है, एज लेंथ दे रखी है, और कैलकुलेट द डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92। अपन को शो करना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 8.92। अपन ने क्या किया, जेड इक्वल टू क्या है, क्रिस्टलाइट 4, है ना, एफसीसी है इसलिए, और एम इक्वल टू दे रखा है बच्चों, और ए की वैल्यू दे रखी है अपन को, एन ही रख देंगे, ठीक है। एम अपन ने निकाल लिया, एम सीयू के लिए जो एम की मोलर मास होता है सीयू का कितना होता है 63.5, ठीक है। जेड इक्वल टू 4 है और ए की वैल्यू दे रखी है, अपन ने वैल्यू पुट की और जो आंसर आया वो कितना है 8.96, है ना। तो यही अपन को शो करना था बच्चों, यही अपन को शो करना था बच्चों, ठीक है। और ये एफ नहीं, ये एफसीसी लेटिस है बच्चों, दे रखा है, यहीं से अपन ने पता किया एफसीसी लेटिस से कि जेड इक्वल टू कितना है 4, ओके। अपन को ये शो करना था कि इसकी जो विद इट्स मेजर्ड वैल्यू, इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी आनी चाहिए, तो लगभग इतनी ही आई है 8.96, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, देखो अच्छे से कि एनालिसिस सो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला, है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Na2 पॉजिटिव एंड Na3 पॉजिटिव आयन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इस अगर क्वेश्चन को आपने कर लिया तो बाकी के सभी क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉलिड स्टेट की न्यूमेरिकल में, वो सभी क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो तो 98 Ni, सॉरी बच्चों, अपन को पहले ही दे रखा है Ni के बारे में, क्या दे रखा है कि 98 Ni एटम आर एसोसिएट विद 100 O एटम, यही तो दे रखा है। तो क्या होगा, आउट ऑफ 98 Ni एटम सपोज Ni प्रेजेंट एज Na2 पॉजिटिव X। देखो बच्चों अपन को ये दे रखा है कि एनालिसिस दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला है निकल ऑक्साइड का। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि अगर 98 एटम है निकल के तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 100 एटम है। ये तो यहाँ से पता चल रहा है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट Na2 पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, मिक्सचर है Na2 पॉजिटिव के भी और Na3 पॉजिटिव का भी। तो अपन को यही पता करना है कि इन दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। इस वाले कंपाउंड में Na 0.98 और O 1.0 में इन दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, चलो अब ये निकालने के लिए अपन ने क्या किया, पहले तो अपन को पता चल गया 98 एटम Na के हैं तो ऑक्सीजन के 100 एटम होंगे। अपन ने मान लिया, सपोज कर लिया कि Na2 पॉजिटिव X एटम है। ठीक है, X एटम प्रेजेंट है Na2 पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव X आयन प्रेजेंट है। ठीक है, देन Na प्रेजेंट एज Na3 पॉजिटिव। अब देखो टोटल Na के कितने हैं, 98। 98 में से X घटा दिया अपन ने, X किसके थे, Na2 पॉजिटिव के। तो जो बाकी के बचे होंगे होंगे किसके होंगे, 93 Na3 पॉजिटिव के, है ना। तो टोटल चार्ज ऑन Na2 पॉजिटिव एंड Na3 पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, X इंटू Na2 पॉजिटिव और 98 माइनस एक्स इंटू Na3 पॉजिटिव, यही तो होगा टोटल चार्ज। तो अपन ने B इक्वल टू चार्ज ऑन 100 O2 नेगेटिव आयन, है ना। अब देखो आपको एक बात पता है कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने आयंस 100 ऑक्सीजन के ऊपर है, 100 ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी आयंस हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं, O2 नेगेटिव है। तो अपन ने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई करके ये तो निकाल लिया ऑक्सीजन के आयंस के बारे में। ठीक है, उतने ही आयन किसके होने चाहिए, Na के। तो Na के आयन कितने हैं, अपन ने टोटल Na के आयन निकालने के लिए Na2 पॉजिटिव के आयन कितने हैं और Na3 पॉजिटिव के आयन कितने हैं, उन दोनों को जोड़ दिया। उन दोनों को जोड़ने के बाद बच्चों जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई, 94। इस तरीके से करने सारे क्वेश्चन। तो x की वैल्यू से अपन ने पहले तो निकाल लिया Na2 पॉजिटिव, कि Na2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन क्या है। तो 94 अपॉन 98 इंटू 100, तो ये तो हो गया 96% प्रेजेंट है। Na2 पॉजिटिव कितना है, 96%। इसी तरीके से अपन ने Na3 पॉजिटिव का निकाल लिया। तो 94 अगर Na2 पॉजिटिव है तो 4 होंगे 93 पॉजिटिव, Na3 पॉजिटिव सॉरी। तो 4 अपॉन 98 इंटू 100, तो 4% कितना, Na3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। इस तरीके से अपन हर क्वेश्चन को करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है, या नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अपन आगे चलते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। देखो बच्चों मैं आपको सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है, फिर अपन को दो तरह के इसके जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप और पी टाइप, इनको डिफाइन करना है ना। इसके बाद कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो अपन क्या करेंगे, पहले एन टाइप वो सेमीकंडक्टर को डिफाइन करेंगे। दो सॉलिड विच हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power -6 to 10 to the power -4 ओम पर ओम पर मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आर क्लासिफाइड एज सेमीकंडक्टर, है ना। तो इनकी कंडक्टिविटी किसके, इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है, किस किस के बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रहती है, ठीक है। तो एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड जंप टू कंडक्शन बैंड, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में मूव कर जाते हैं, ठीक है, जंप कर जाते हैं। और दो तरह के सेमीकंडक्टर फाउंड हुए, एन टाइप और पी टाइप। अब दोनों तरह के सेमीकंडक्टर को अपन मैं पढ़ा चुका हूं, एन टाइप और पी टाइप को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अपन को दे रखा है कि कोई नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, और इन दिस ऑक्साइड copper to oxygen ratio slightly less than 2:1. So can you account for the fact that this substance is a p-type semiconductor? चलो करते हैं इसकी explanation. तो the ratio less than 2:1 in Cu2O shows that cuprous ion have been replaced by cupric, है ना। जब आपको दिख रहा है जो रेशियो है वो लेस है, तो लेस कब होगा, है ना। अब इसको इलेक्ट्रिकली भी कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकली कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल भी होना चाहिए, है ना।
और यहाँ दे रखा है पहले 2 Cu पॉजिटिव, और यहाँ से तो अपन को ये पता चल रहा है ये होना चाहिए कि 2 तो Cu पॉजिटिव और एक O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, इनका जो रेशियो देखा अपन ने बाई प्रैक्टिकल वो कितना आया, 2, द रेशियो लेस देन 2:1। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या हुआ कि जो Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयंस थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया Cu पॉजिटिव आयन को, तभी तो इनकी रेशियो में क्या हुआ, बदलाव आया, है ना। क्यों बदलाव आया, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन ने Cu पॉजिटिव आयंस को रिप्लेस कर दिया। फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी एवर 2 Cu पॉजिटिव आयन विल बी रिप्लेस्ड बाई 1 Cu2 positive ion, thereby creating a hole as conduction will be due to the presence of this positive hole. Hence it is a p-type semiconductor. अपन ने बता दिया किस तरह का कंडक्टर होगा, p-type semiconductor फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर अपन आगे चलते हैं। मुझे बताओ समझ में आ गए सभी के, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एरे, है ना, कैसा, एससीपी क्लोज पैकिंग है, ठीक है, एससीपी है, ऑफ ऑक्साइड आयन विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल, 2 आउट ऑफ 3, है ना, 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयंस, है ना। तो एससीपी तो कर रहा है ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन क्या कर रहा है, एससीपी में भाग ले रहा है, ठीक है। और 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हो रही है, किससे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है कौन, फेरिक आयन, ये बात पता चल गई। तो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, अपन को इस फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला डिराइव करना है कि क्या होगा, कितने कितने आएगी इनकी वैल्यू, एक्स और वाई, इस एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। चलो करते हैं। सपोज द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव इन द पैकिंग 90, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 90, ये अपन ने सपोज किया बच्चों, है ना। तो एस 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय द फेरिक आयन, देयरफॉर नंबर ऑफ फेरिक आयन प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अपन क्या करेंगे, 2/3, अपन को पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, जितने एटम्स होते हैं नंबर ऑफ एटम के इक्वल कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अपन ने नंबर ऑफ एटम कितने सपोज किए 90, ठीक है। तो 90 के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी 90, और 2/3 फेरिक आयन ऑक्यूपाइड कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास कितने आ गए एटम, फेरिक आयन कितने आ गए 60, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया 60:90, तो 2:3 हो गया, हैंस द फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने Fe2O3। अब मुझे बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, अपन सपोज कुछ भी कर सकते थे, अपन कुछ भी सपोज कर सकते थे बच्चों, ठीक है। तो अपन को इजी लगा 90, क्योंकि 90 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जिससे अपन को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों, इसलिए अपन ने 90 सपोज किया, अपन कुछ भी सपोज कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जी डोप्ड विद आयन, बी डोप्ड विद एसआई। अब बताओ मुझे, बोरोन को डोप कर रहे हैं विद एसआई, अब मुझे बताओ एसआई में अपन ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 का है, ठीक है। कितनी है इसकी वैलेंस, वैलेंस +4, ठीक है। अपन बी कितना है ग्रुप 13 का, क्या होते हैं ग्रुप 13 के, ठीक है। अब ये कैसा है ग्रुप 13 का है बोरोन। अब जब अपन ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज ग्रुप क्या कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा पी टाइप, ठीक है। इस तरीके से अपन को बताना है। चलो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे है कि जी जर्मेनियम इज ग्रुप 14 एलिमेंट एंड आईएन इंडियम इज ग्रुप 13, है ना, एलिमेंट, हेंस एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होल इज क्रिएटेड and therefore it is a p type semiconductor। अब B is group 13 एलिमेंट, अपन क्या कर रहे हैं SI के साथ, SI is group 14 एलिमेंट, तो there will be a free electron, क्या होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो so it is an n type semiconductor। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि B को डोप कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा है, बिल्कुल
तो जर्मेनियम है 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। और इंडियम कैसा है, इंडियम है 13 ग्रुप का एलिमेंट। अपन डोप कर रहे हैं किसको किसमें, ये मायने रखता है, ठीक है। तो अपन जर्मेनियम के हो जब इस 13 ग्रुप में जब करेंगे तो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि गोल्ड एटॉमिक रेडियस, गोल्ड की एटॉमिक रेडियस कितनी दे रखी है, इतनी, आर दे दिया। क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, एफसीसी यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द यूनिट सेल, ए का बताने हैं अपन को, ए की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है एफसीसी के लिए। तो बच्चों मुझे बताओ एफसीसी में ए और आर में रिलेशन बताया था मैंने, क्या था ए और आर का रिलेशन, 4r इक्वल टू रूट टू ए, बोला था कि नहीं बोला था। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 4r अपॉन रूट टू। यहां से अपन वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.144 नैनोमीटर, है ना, डिवाइड बाई रूट टू। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है। और वही पूछा है, ए की वैल्यू आ गई, तो आर दे रखा है और अपन को रिलेशन पता है ए और आर का, है ना। उस रिलेशन से अपन ने पता कर लिया इसको, ए की वैल्यू को, एज लेंथ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन टर्म ऑफ बेंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर ऑन एन इंसुलेटर, बिटवीन अ कंडक्टर ऑन एंड अ सेमीकंडक्टर। अपन को डिफरेंस बताना है बच्चों कंडक्टर में और इंसुलेटर में, और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। कर पाओगे ना खुद से, कोई दिक्कत बताओ मुझे, बताओ बच्चों, क्या आप खुद से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्या करेंगे अपन, in most of solid and in many insulating solid conduction take place due to migration of electron under the influence of electric field. However, in ionic solid it is the ion that are responsible for the conducting behavior due to their movement. So in metal conductivity strongly depend upon the number of valence electron available in atom. देखो हम बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टर को और इंसुलेटर को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं। तो इन मेटल कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन एटम, ठीक है। तो द एटमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर as to form a band. If this band is partially filled or it overlap with a higher energy unoccupied or conduction band, then electron can flow easily under an applied electric field and the metal behave as a conductor. ठीक है, तो बैंड थ्योरी के बेस पर अपन ने क्या किया, देखो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और बैंड थ्योरी के बेस पर अपन ने क्या किया, पहले इंसुलेटर को और मेटल्स को, है ना, कंडक्टर को और इंसुलेटर को डिफाइन किया, ठीक है, इनके बीच के गैप के बेस पर, है ना, कि इनके बीच जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या गैप के बेस पर अपन ने क्या किया, डिफाइन किया। तो इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप इन इट एंड सच सब्सटेंस बिहेव एज इंसुलेटर। देखो मेटलिक में क्या होता है कि डिफरेंस कम होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस कम होता है, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड और फील्ड बैंड है इंसुलेटर में कैसा होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और ये कंडक्टर की तरह, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है। इफ द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, सम इलेक्ट्रॉन मे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, such a substance shows some conductivity and it behave as a semiconductor. So electrical conductivity of semiconductor increase with increase in temperature since more electron can jump to the conduction band, ठीक है। तो silicon and germanium so it's this type of behavior and are called intrinsic semiconductor. Conductor have no forbidden band, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बैंड थ्योरी के बेस पर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जांपल। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एफ सेंटर। बच्चों ये खुद से करना, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास में शॉर्टकी, फ्रैंकल, इंटरस्टिशियल और एफ सेंटर। एफ सेंटर अभी पढ़ाया, एक क्वेश्चन में आ भी चुका है आपके में, जब हम Na की वेपर में, सोडियम वेपर में क्या कर रहे थे, सोडियम क्रिस्टल को, है ना, क्या कर रहे थे, सोडियम क्रिस्टल Na क्रिस्टल को हीट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ रहा था। और जो Cl नेगेटिव है, जो एनायन है, एनायनिक वैकेंसी की जगह क्या आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। उस जिस जगह पर, जिस लेटिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन आता है
है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एफ सेंटर। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कुछ क्वेश्चंस और रह गए, एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस 125 पिकोमीटर। ठीक है, तो सीसीपी की पैकिंग है, और सीसीपी पैकिंग में जो रेडियस है वो कितनी है, 125 पिकोमीटर, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, अपन को यूनिट सेल की साइड बतानी है। हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, अपन को यूनिट सेल में क्या बतानी है, देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। तो यूनिट सेल कितनी है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। पहले तो साइड निकालेंगे, तो एफसीसी की, और मैंने आपको बता चुका हूं, अगर एफसीसी है, एफसीसी दे रखा है, क्यूबिक है, सीसीपी है, तो सीसीपी में क्या था, ए और आर का रिलेशन 4r इक्वल टू √2a बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे अपन रेडियस की। तो रेडियस कितनी दे रखी है, 125 पिकोमीटर, पिकोमीटर में आपको बता चुका हूं, जो फिर √2a। तो यहां से अपन ए की वैल्यू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, द लेंथ ऑफ द साइड आ जाएगी। उसके बाद करेंगे अपन हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे। देखो बच्चों, अपन को रेडियस दे रखी है, ठीक है, और अपन को एक वैल्यू फाइंड करनी है। स्ट्रक्चर कैसी है, सीसीपी एफसीसी। ठीक है, तो फॉर सीसीपी ए इक्वल टू, अपन ने, मैंने बता चुका हूं, ए और आर का रिलेशन, ए और आर के रिलेशन से अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू को फाउंड कर लिया बच्चों। ठीक है, अब सेकेंड बात, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। अपन को बताना था नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अपन को यूनिट सेल बतानी थी कितनी होंगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक यूनिट सेल का डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम में अपन ने क्या किया, एक यूनिट सेल का डिवाइड कर दिया, तो अपन के पास यूनिट सेल की क्या आ जाएगी, नंबर, क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे कि कितनी यूनिट सेल होंगी। क्वेश्चन अच्छा है, देखो डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें यूनिट सेल की पूछी थी कि यूनिट सेल कितनी होंगी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अपन ने कैसे निकाली कि टोटल वॉल्यूम में अपन ने डिवाइड दे दिया एक यूनिट सेल के वॉल्यूम का। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ NaCl इज डोप्ड with 10 to the power minus 3 mole percent SrCl2, what is the concentration of cation vacancy। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, NaCl को डोप कर रहे हैं SrCl2 में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली कंडीशन आपको बताई थी पहले वाले क्वेश्चन में कि Sr2 पॉजिटिव क्या करेगा कि 2 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, है ना, और क्या आएगा, कैटायनिक वैकेंसी आ जाएगी, कैटायनिक वैकेंसी आ जाएगी बच्चों। और जो कैटायनिक वैकेंसी फॉर्म होगी, इस वैकेंसी को अपन क्या करेंगे, ड्राइव करना है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, अपन को इसकी कंसंट्रेशन बतानी है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। तो अपन क्या कर रहे हैं, NaCl ले लिया अपन ने 100, सपोज कर लिया NaCl इज इक्वल टू 100, और मोल्स ऑफ SrCl2 डोप्ड 10 to the power minus 3, तो each Sr2 positive will replace 2 Na positive to maintain electrically neutrality, it occupy one position and thus create one cationic vacancy, है ना। तो एक कैटायनिक वैकेंसी होगी फॉर्म बच्चों। ठीक है, तो मोल ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इन 100 मोल कितनी हो जाएगी NaCl की, 10 to the power minus 3। तो मोल ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इन 1 मोल, तो इस तरीके से अपन ने 1 मोल में भी निकाल लिया, 10 to the power minus 3 इंटू 10 to the power minus 2 इक्वल टू 10 to the power minus 5। तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी कितनी हो जाएंगी, अपन को मोल्स आ गए, जब अपन ने मोल्स फाउंड कर लिए बच्चों, तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी अपन फाउंड कर सकते हैं। सिंपली अपन क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर का इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मोल्स में क्या किया अपन ने, एवोगाड्रो नंबर का डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन को आ गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी कितनी आ गई। अब एवोगाड्रो नंबर आपको सभी को पता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने मोल्स में। चलो सभी के क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आप नोट डाउन कर लो, वरना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं इसी के बेस पर, तो आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और बच्चों मैं आपको इन चारों टर्म्स को करवा चुका हूं, है ना, अच्छे से पढ़वा दिया है ना। तो इनको देखो उस वीडियो को जिसमें मैंने फेरोमैग्नेटिज्म,
पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आपको डिफरेंस बता दिया था। अपन अब करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा है अपन ने, क्या नहीं करा है वो करवा देता हूँ। ये चारों मैंने करवा दिए बच्चों, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बाद में कमेंट कर देना। मैंने अपनी क्लास में इन चारों को अच्छे से करवाया है। अपन करते हैं 12 to 16 एंड 13 to 15 ग्रुप कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो 13 to 15 group compound when the solid state material are produced by combination of element of 13 to 15 group, the compound thus obtain are called 13 to 15 compound. For example, है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, इन एग्जाम्पल को याद रख सकते हो आप। ऑफ 12 to 16 ग्रुप कंपाउंड की क्या एक्सप्लेनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 yield some solid compound which are referred to as 12 to 16 compound. For example, ZNS, CDS, CDSE, है ना। तो in these compound the bond have ionic character. क्या बताना है कुणाल सर, दोबारा ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे क्या बताना है इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, और अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरी अभी 3 PM पर है, उसे ज्वाइन करो। अपन उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें मेटलर्जी का आज 3rd पार्ट स्टार्ट होने वाला है। मेटलर्जी के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं उसमें। इसके अलावा बच्चों कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे हम आपसे, है ना, कल सुबह 10 बजे, है ना। 2 सेशन है मेरे यूट्यूब पर, आप दोनों सेशन में मुझे अटेंड कर सकते हो, 10 AM एंड 3 PM, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो बच्चों, शेयर करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। जो स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक सेंड की थी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा क्या है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा ये है बच्चों कि आपको जितनी भी लाइव वीडियोस आने वाली है आपके एजुकेटर की, उन सभी के बारे में पता चल जाएगा, लाइव वीडियोस का पता चल जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखो अपना, घर रहो, सुरक्षित रहो बच्चों, है ना। चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।